पाकिस्तान है सियालकोट की हर सतह पर मजम्मत। वजीर आजम इमरान खान का श्रीलंका के सदर से राबता। पाकिस्तानी अवाम इस अंदोनाक वाक़े पर गमजदा और शर्मिंदा है। मुजरिमों को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाएगी। वजीर आजम की श्रीलंकन सदर को यकीन दहानी। श्रीलंकन शहरी के कत्ल की तहकीकात जारी। 19 मरकजी मुल्जिमान समेत 124 अफराद गिरफ्तार। वीडियोज और मोबाइल कॉल्स का फॉरेंसिक तज्जिया, फजा सोगवार। सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी का शमे रोशन करके श्रीलंकन शहरी को खिराज अकीदत पेश। इस्लाम के नाम पर किसी को भी अपनी अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी काउंसिल और मजलिस उलमा पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज और तकरीब से खिताब करेंगे। जिनाह स्टेडियम इस्लामाबाद में तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार के जिनाह स्टेडियम आमद। इंतजामात का जायजा लिया। जिनाह स्टेडियम रंग बिरंगी रोशनियों से बकाए नूर बन गया। तकरीब में 40,000 नौजवान शिरकत करेंगे। जुरत और बहादुरी की दास्तान, निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का आज 50वां यौम शहादत है। जेहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की गई। पूरी कौम को मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी पर फख्र है। उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। DG ISPR। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के यौम शहादत पर पैगाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर कौम जेहलम के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत पेश करती है। शहीद की मुल्क व कौम के लिए अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली के हल्के NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। 254 पोलिंग स्टेशन कायम। हल्के में 2,33,558 मर्द वोटर्स और 2,06,927 खवातीन वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के लिए लाहौर में कंट्रोल रूम कायम। अब तक NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इंतखाबी अमल मौसर अंदाज से जारी है। इलेक्शन कमीशन। तवील खुश्क मौसम के बाद मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। बालाई इलाकों में रात और सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मुतादिद यूरोपीय मुल्क अफगानिस्तान में अपना मुश्तरका मिशन खोलने पर गौर कर रहे हैं ताकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी को मरबूत अंदाज में अंजाम दिया जा सके। इस इक़दाम का मकसद तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना या मुज़ाकरात नहीं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की दोहा में मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए जो इक़दामात किए गए वही इक़दामात ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भी किए जाने चाहिए। कुछ ममालिक की तरफ से सफरी पाबंदियों से नए वेरिएंट से निपटने के लिए वक्त मिल सकता है। आलमी इदारा बराए सेहत। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 372 नए केसेस रिपोर्ट। वबा से मजीद 6 अफराद लुक़मा अजल बने। मजमूई तादाद 28,767 हो गई। नए मरीजों की शरह 0.82% रही। NCOC। GT रोड पर जेहलम के करीब दीना में स्कूल बस को हादसा। 2 तालिबात समेत 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। बस मुतालियाती दौरे पर लाहौर से मरी जा रही थी। जाँ बहक और जख्मी DHQ अस्पताल जेहलम मुंतकिल। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हादसे की रिपोर्ट तलब।
मकरान मददगार हेल्पलाइन 1244 का क़याम, आवाम की सहूलत और कोस्टल हाईवे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हुकूमत अपने तमाम ज़राए बुरुए कार ला रही है। मकरान डिवीज़न में मकरान मददगार हेल्पलाइन का क़याम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मकरान मददगार हेल्पलाइन एमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे टेलीफोन पर 1244 और व्हाट्सएप नंबर्स 03377771244 और 0336661244 पर दस्तयाब होंगी। ढाका क्रिकेट टेस्ट का दूसरा दिन खराब मौसम की वजह से खेल ताखीर का शिकार। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 161 रन, 2 खिलाड़ी आउट से बैटिंग दोबारा शुरू। पहले दिन भी सिर्फ 57 ओवर्स का खेल मुमकिन। बाबर आजम 60, अजहर अली 36 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज के लिए टिकटों की कीमत का ऐलान। T20 सीरीज के लिए टिकट 250 रुपए से 2000 रुपए तक दस्तयाब। वनडे मैचेस की टिकट्स की कीमत 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होगी। नेशनल स्टेडियम में 100% शायकीन को दाखिले की इजाजत। पहला T20 मैच 13 दिसंबर को कराची में खेला जाएगा। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, रूस ने जर्मनी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूस के आंद्रे रूबिलो ने जर्मनी के डोमिनिक कोफर, जबकि आलमी नंबर वोजियल मेदवेदेव से याना ऑस्ट्रोव को सिर्फ 66 मिनट के मुकाबले के बाद स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको आगाह करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान और श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापॉक्से के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने सियालकोट में गुज़श्ता रोज पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में वाक़े पर पाकिस्तानी अवाम के गम और शर्मिंदगी से श्रीलंकन सदर को आगाह किया। उन्होंने बताया कि श्रीलंकन शहरी के दर्दनाक कत्ल के वाक़े में अब तक 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सान्हे सियालकोट की तहकीकात जारी हैं। वाक़े के 13 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत का वाक़े के मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी काउंसिल और मजलिस उलमा पाकिस्तान ने वाक़े को वतन अजीज़ के खिलाफ साजिश करार दिया है। तफसील बताएंगे लाहौर से अनीसुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। मरकजी मुल्ज़िमान फरहान अदरीस और तलहा समेत तमाम मुल्ज़िमान का तयन CCTV फुटेज से किया गया। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सियालकोट वाक़े की तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाक़े पर मीडिया ने भी जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि वाक़े की वीडियोस का फॉरेंसिक किया जा रहा है और इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जो प्रियंका की डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और अब वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़रिए जो श्रीलंकन एम्बेसी है उसको ये दे दी जाएगी। इस मौके पे मैं आपको फिर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। इस केस को ऊपर से वज़ीर आज़म वज़ीर आला ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और किसी शख्स के कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने कहा कि सियालकोट वाक़े का हर पहलू से जायजा लिया जा रहा है। CCTV कैमरों की मदद से तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी कौंसिल और मजलिस उलमा पाकिस्तान ने साहने सियालकोट की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। लाहौर प्रेस क्लब में मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि इस्लाम के नाम पर किसी को भी अपनी अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत वाक़या सियालकोट के मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तो इस्लाम और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो एहतराम इंसानियत की बात करते हैं, एहतराम आदमियत की बात करते हैं। और कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम,
ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ مقررین نے کہا کہ یہ واقعہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے اور پوری قوم ملک دشمن عناصر کی ایسی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ دلخراش واقعے کے باعث شہر اقبال کی فضا شوگوار رہی۔ سیالکوٹ کے ایوان صنعت و تجارت میں ایک اجلاس کے دوران تاجروں نے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی اپیل کی۔ اس موقع پر بزنس کمیونٹی کی طرف سے سری لنکن شہری سے اظہار ہمدردی کے لیے شمع بھی روشن کی گئی۔ انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سانحہ سیالکوٹ پر وزیراعظم اور حکومت کی جانب سے کیے گئے فوری اقدامات کو سراہا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں صدر مملکت نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے اور کسی بھی طرح سے مذہبی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہجوم کے مشتعل ہونے کی بجائے انصاف کے ساتھ فیصلہ سازی کا نظام قائم کیا۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے سیالکوٹ میں اپنے شہری کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آن جہانی پریانتھا دیواندنا کے لاحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سری لنکا کے وزیر خارجہ گومینی لکشمن کو ٹیلی فون کیا اور سیالکوٹ میں دلخراش واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ہم منصب کو یقین دلایا کہ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سانحہ سیالکوٹ فیکٹری ملازمین کے تشدد سے سری لنکن شہری کی ہلاکت میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے۔ پولیس نے گزشتہ 12 گھنٹے میں سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل کالز ڈیٹا سے مزید 6 مرکزی کرداروں کا تعین کر کے گرفتار کر لیا۔ اب تک زیر حراست 124 ملزمان میں سے 19 کا مرکزی کردار سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی تیز کرنے کے لیے سائنٹیفک انداز سے تفتیش کو آگے بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ اسلام کسی کی ناحق جان لینے کو کسی کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ سیالکوٹ واقعے کی مکمل انکوائری کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے معصوم الدین۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ سیالکوٹ واقعے پر پوری قوم شرمندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جذبات کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ ہمیں لڑنا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو سوچ ہے اس سوچ سے بھی ہم نے لڑنا ہے۔ اس کا راستہ بھی ہم نے روکنا ہے اور جو رسپانس اس وقت وہاں پر فراہم کیا جا سکتا تھا وہ رسپانس بھی فراہم کیا۔ اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ 110 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے ریسکیو 1122 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ ریسکیو 1122 کا عملہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عوام کی حفاظت یقینی بناتا ہے۔ ہمیں ایک قوم بن کر ہر قسم کے حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ رضاکاروں کا ریسکیو عملے کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کرنے کا یہ جذبہ قابل ستائش ہے۔ اگر ہم کسی ایسے ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب فخر کر سکتے ہیں اور جس کی پہچان جو ہے وہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور جس نے ہر پاکستانی کے دل کے اندر اپنا گھر کیا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو 1122 کی سروس ہے۔ بعد میں 1122 کے عملے نے ریسکیو ڈرلز کا مظاہرہ کیا اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے وزیر مملکت کو بریفنگ بھی دی۔ تقریب کے اختتام پر پنجاب بھر سے شریک 46 رضاکار ٹیموں کو وزیر مملکت نے سرٹیفکیٹس اور اول آنے والی ٹیم کو ٹرافی بھی دی۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کل جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم مشعل جلا کر کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو مہم شروع کریں گے۔ وزیر اعظم تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ تقریب کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ہزاروں ایتھلیٹس آج جناح اسٹیڈیم میں تقریب کی ریہرسل میں شریک ہوں گے۔ سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار نے جناح اسٹیڈیم انتظامات کا جائزہ لیا۔ عثمان ڈار کی زیر صدارت تقریب کی حتمی تیاریوں کا جائزہ اجلاس بھی ہوا۔ تقریب میں 40,000 نوجوان شرکت کریں گے۔ 6 دسمبر کو پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کی لانچنگ کے انتظامات آخری مراحل میں ہیں۔ اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سپورٹس ڈرائیو کے ذریعے ملک بھر سے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں مدد ملے گی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے انیس اوانس کی رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کی روشنی میں معاون خصوصی عثمان ڈار کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ میگا پروجیکٹ کے حوالے سے اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں عثمان ڈار کی سربراہی میں لانچنگ کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ اسپورٹس ڈرائیو کے ذریعے ملک بھر سے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں مدد ملے گی۔ 6 دسمبر کو پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مالی وسائل کی کمی کے باوجود میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بجٹ دیا۔ سپورٹس ڈرائیو کا بنیادی مقصد صوبوں کے ساتھ مل کر، سپورٹس اداروں کے ساتھ مل کر، فیڈریشن، ایسوسیشنز، پاکستان کے نوجوانوں کو گلی سے گراؤنڈ تک لانا اور گراؤنڈ سے انشاءاللہ تعالی نیشنل اور انٹرنیشنل فائنل راؤنڈ تک لے جانا تاکہ وہ پاکستان کے پرچم کو دنیا بھر میں اٹھا سکیں۔ 6 دسمبر کو ہی کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا پورٹل بھی لانچ کیا جائے گا۔ kamiabjawan.gov.pk پہ آپ نے آنا ہے اور وہاں آپ کو کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا رجسٹریشن فارم ملے گا۔ ساری سپورٹس جو ہم نے وہاں لکھی ہیں آپ اسے پک کریں، اپنا ڈویژن ڈسٹرکٹ لکھیں اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ کو جو ہمارے صوبائی سطح کے اوپر ریجنل ٹورنامنٹس ہوں گے اور ہم جو 100 کا پول بنائیں گے تھرو ٹیلنٹ ہنٹ، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لے کے آئیں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے پروگرام کا ویڈیو ٹیزر بھی ٹویٹ کیا۔ خصوصی ترانے کی شوٹنگ میں خود عثمان ڈار نے بھی حصہ لیا۔ کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کے تحت 12 یونیورسٹیوں میں عالمی معیار کی سپورٹس اکیڈمیاں اور ہائی پرفارمنس سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں کامیاب کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقے سیاہ بادلوں کے زیر سایہ آ گئے ہیں، پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ اور اگر بات کی جائے راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں کی، تو یہاں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ملک عمر سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں۔ ملک عمر، بتائیے گا اس وقت وفاقی دارالحکومت میں موسم کیسا ہے؟ کیا خوشگوار موسم دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، موسم آج بہت خوشگوار ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو بالائی پاکستان کے علاقے ہیں اس میں موسٹلی علاقوں میں جو ہیں وہ بادل ہیں اور گہرے بادل ہیں اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارگلا کی خوبصورت پہاڑیاں ہیں جن کی چوٹیاں اس وقت جو ہیں وہ بادلوں سے اور دھند سے گھری ہوئی ہیں، تو موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ یہاں رات سے جو ہے وہ ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو گاہے بگاہے جو ہے جاری ہے۔ اب بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی یا جسے فوار کہتے ہیں وہ پڑ رہی ہے اور ہوا جو ہے وہ قدرے تیز چل رہی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ تقریباً مہینے سے اوپر ہو گیا تھا کہ بارش نہیں ہوئی تھی اور لوگ بڑی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اسموک کا جو سیزن تھا وہ رہا اور اب دھند کا سیزن شروع ہونے والا ہے، تو آلودگی کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے تھے۔ فصلوں کا جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت بارش بہت ضروری تھی، خاص طور پہ یہ جو اپر پنجاب کے علاقے ہیں، یہ ایرڈ لینڈز ہیں، بارش پہ جو ہے زراعت کا انحصار ہے، تو بہت لوگ جو ہے کسان آسمان جھانک رہے تھے کہ کہیں سے بادل آئیں اور بارش برسے۔ یہ سپٹمبر کے بعد کے جو مہینے ہیں، اکتوبر اور نومبر، عموماً یہ مانا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور اس دفعہ تو بالکل ہی شاید ایک آدھ بارش کے علاوہ بارش نہ ہوئی تھی۔ آج جو ہے دسمبر میں کا آغاز ہوا ہے اور یہ بادل آئے ہیں، تاہم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ کچھ زیادہ طویل نہیں ہے۔ غالباً کل تک یہ بارش ختم ہو جائے گی اور پھر جو نیا سلسلہ ہے وہ اس کا انتظار کیا جائے گا۔ تو آج اس وقت جو ہے بادل موجود ہیں اور تمام دن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بارش ہوگی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مضافات کے علاقوں میں اور بالائی علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کے حوالے سے جمالیاتی حوالوں سے بات کریں تو موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ چھٹی کا دن ہے اور لوگ بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ سردیوں کی یہ پہلی بارش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بارش ہے، تو لوگ سوپ وغیرہ اور پکوڑے اور سموسے جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنی چھٹی منا رہے ہیں۔ جی جناب۔ جی،
बहुत शुक्रिया मलिक उमर, आप हमें वफाकी दारुल हुकूमत के खुशगवार मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई मोहम्मद हमाद अजहर का कहना है कि कौमी मईशत 5% की शरह से तरक्की कर रही है। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियां जारी रहती तो मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका होता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि महंगाई आलमी मसला है। शहबाज शरीफ सियासत करने के बजाय आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करें। अगर 2018 में हमने मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा होता तो अक्टूबर या नवंबर 2018 में मुल्क ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था और उसके बाद हमारी मईशत में जो तबाही का तूफ़ान आना था वो पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा था। तो इनकी पॉलिसियों को रद्द करके हमने मईशत को बचाया, फिर उसका ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े और फिर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 5% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए। आलमी मंडी में हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, इवन खाने पीने की चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं और जब बाहर की आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ जाएं तो फिर पाकिस्तान में भी बढ़ जाती हैं। और इस वक्त सिर्फ हम ही नहीं, हमारे ख़ित्ते में बाकी मुल्क और अमेरिका, यूरोप और ये तमाम मुल्क जो हैं, जो जिनके पास बड़े वसाइल हैं इस महंगाई से लड़ने के लिए, वहाँ भी 20-20 और 30-30 साल से ज़्यादा महंगाई की शरह चल रही है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब जो कीमतों का जोर टूट रहा है, ये जब टूटेगा तो यहाँ पाकिस्तान में भी टूट जाएगा। हमेशा की तरह कायदे इस पे इख्तलाफ जो हैं, मईशत होए या कोरोना होए या अब का इनका बयानिया हो, उसमें वो गलत हैं और वक्त इन्हें साबित करेगा कि ये गलत है। और नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बरामदी शोबे की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात की बदौलत टेक्सटाइल की सनत तेज़ी से तरक्की कर रही है। 2 बरस में सनत ने 28 अरब डॉलर की मसनूआत बरामद की हैं। रिपोर्ट देखेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद की। पाकिस्तान भर में टेक्सटाइल की मसनूआत बरामद करने वाले 600 इदारे हैं, जिनसे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। गुज़श्ता सालों में कोरोना वबा के बावजूद हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली और सन्नतकारों को दी जाने वाली सहूलियात के बायस इस सनत को फ़रोग मिला है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और काफ़ी अरसे बाद ये बूम हमने देखा कि कस्टमर भी अट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, डे बाई डे बढ़ रही हैं, कैपेसिटीज़ कम पड़ गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने गुज़श्ता 2 सालों में 28 अरब डॉलर की मसनूआत बरामद की हैं, जबकि रवां माली साल के अख्ताम तक 20 अरब डॉलर सालाना का तारीखी हदफ हासिल कर लिया जाएगा। पहले हम अपना हर साल मार्केट शेयर जो है वो लूज़ कर रहे थे, बट गवर्नमेंट ने 2 मेजर चेंजेस की। इसमें हमें इन्होंने एनर्जी पैकेज दिया और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसकी वजह से पाकिस्तान कम्पिटिटिव हो गया। टेक्सटाइल की सनत के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है, जिससे इस सनत की बरामदात में 26.55% माहाना इजाफा हो रहा है। हुकूमत की सनत दोस्त पॉलिसियों की वजह से टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हो रहा है। इससे न सिर्फ मुल्क को कीमती ज़र मुबादला मिल रहा है, बल्कि अवाम को रोजगार के बेहतर मौके भी मैसर आ रहे हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का आज 50वां यौम शहादत है। DGI-SPR ने अपने ट्वीट में कहा कि शहीद मेजर मोहम्मद अकरम सन 1971 की जंग के हीरो हैं। पूरी कौम को मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी पर फख्र है और अर्ज़े पाक के लिए उनकी अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने भी मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के 50वें यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा है कि जान का नजराना पेश करने पर कौम जेहलम के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि शहीद ने 5 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जवां मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। हिली के महाज पर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने मुश्किलात के बावजूद अपने अज़्म और हौसले से दुश्मन का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि मेजर मोहम्मद अकरम शहीद जज्बा हुब्बुल वतनी, जंगी फहम फरासत और इंसानी हौसलों की मेराज थे। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की मुल्क व कौम के लिए अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। और नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का N 133 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिल वक्त आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने कराची के शहरियों को खुशखबरी देते हुए कहा है कि रवां माह की 10 तारीख को कराची के पहले जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो रहा है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको आगाह करेंगे, जेहलम में GT रोड दीना के मकाम पर स्कूल बस हादसे में 2 तालिबात समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। बस मंगला बाईपास पुल से रेलवे ट्रैक पर जा गिरी, जिसमें निजी स्कूल के तलबा और तालिबात सवार थे। बस मुतालियाती दौरे पर लाहौर से मरी जा रही थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को DHQ अस्पताल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब ने जख्मियों को इलाज मुआलजे को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली है। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर एक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने जाँ बहक और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक फैसलाबाद से एक ही खानदान से है। जख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान की मेज़बानी में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह किया है कि अगर अफगानिस्तान पर बरवक्त तवज्जो न दी गई तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान भट्टी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गैर मामूली इजलास 41 साल बाद 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में P5 ममालिक, यूरोपीय एजेंसी समेत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दे रहे हैं। 19 को इंशाल्लाह ये एक गैर मामूली काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास होने जा रहा है। हमने इस इजलास की अहमियत और दीगर OIC ममालिक से जब राब्ते किए तो उनकी तवज्जो इस तरफ भी मबसूल कराई कि इंटरनेशनल असेसमेंट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस नौइयत की है कि अगर फौरी तवज्जो न दी गई तो तकरीबन निस्फ आबादी यानी कि 22.8 मिलियन अफ़गान जो हैं वो फूड शॉर्टेजेस का शिकार हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था, पूरी दुनिया को अफगानिस्तान के मसले को समझने की जरूरत है। खुदा न खास्ता वहाँ एक दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट आएगा और वो ट्रिगर करेगा, वो जन्म देगा एक नए मैस एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज को। ईरान भी फिक्रमंद है, ताजिकिस्तान भी फिक्रमंद है। जितने ममालिक जिनके बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, उनको ये तशवीश है। सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सियालकोट का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। श्रीलंका की हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और मुतासरा खानदान से राब्ता करके इनका मौक़िफ़ भी ले रहे हैं। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली के हल्के ने 133 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। हल्के में 254 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त नून लीग के रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक की वफात के बाद खाली हुई थी। लाहौर ज़िमनी इलेक्शन पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मुअज़्ज़मुद्दीन वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। मुअज़्ज़म, पोलिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लाहौर में हल्का NA 133 के सोशल वेलफेयर टाउनशिप में एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है, वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे सुबह 8 बजे पूरे वक्त के ऊपर पोलिंग का अमल शुरू हो गया था और सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द हजरात वोट डालने आ रहे हैं। हमने देखा है कि इतवार के दिन लोग बहुत कम सुबह सुबह निकल के आते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मैंने देखा कि सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हल्के में कुल 11 उम्मीदवार हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो सीट है NA 133 की, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक के इंतकाल कर जाने के बायस खाली हुई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया था और आज यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। हल्के में 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और इस पूरे इलेक्शन को किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 2000 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो ऐसे कुछ पुलिस स्टेशन जो कि हसास करार दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद हैं और वो शाम 5 बजे तक यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है उसको मॉनिटर करेंगे और जो पोलिंग का अमल है सुबह 8 बजे से शुरू है और 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं वो भी सुबह आए, उन्होंने आके जायजा लिया। मुअज़्ज़मुद्दीन, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया और अब खबर भी शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से।
भारत की रियासत नागालैंड के जिला मून में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुकामी लोगों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 13 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी ज़राए ने बताया है कि पुलिस ने देहातों को गलती से एक शिद्दत पसंद तंजीम के कारिंदे समझकर फायरिंग की। इस वाक़े के बाद देहाती मुश्तइल हो गए और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। नागालैंड के वजीर ने वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि शहरियों की हलाकत का वाक़ा इंतहाई काबिल मज़म्मत है। काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की, जिसमें अफ़ग़ानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की जानिब से इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और अफ़ग़ान आवाम को सहूलत फराहम करने के इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से चीनी सफ़ीर वांगजी ने भी मुलाकात की और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तरक्याती मनसूबों और अफ़ग़ान तलबा को तकनीकी तालीम की फराहमी पर भी गुफ्तगू हुई। चीन को अफ़ग़ानिस्तान से चिलगोज़े की बरामद में इजाफे और दीगर उमूर में मुलाकात भी ज़ेर ग़ौर आए। मुतादिद यूरोपीय मुल्क अफगानिस्तान में अपना मुश्तरका मिशन खोलने पर गौर कर रहे हैं ताकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी और दूसरे इक़दामात को मरबूत अंदाज में अंजाम दिया जा सके। दोहा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना या मुज़ाकरात नहीं, हम मिलकर अफगान अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो कल यूक्रेन के मसले पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करेंगे। उन्होंने अहद जाहिर किया कि रूस की तरफ से यूक्रेन में किसी भी किस्म की अस्करी कार्रवाई को रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इससे पहले अमरीकी खुफिया हुकाम ने ऐसी खबरों की तस्दीक की थी कि रूस ने यूक्रेन पर एक नया हमला करने की मनसूबाबंदी की है जो आइंदा साल के अवाइल में किया जा सकता है। यूक्रेन और नेटो पहले ही इन खतरात का इजहार करते आ रहे थे, ताहम रूस ने ऐसे खदशात को रद्द किया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन अपने दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद फ्रांसीसी सदर का कहना था कि सऊदी अरब और फ्रांस लेबनान से सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। फ्रांसीसी सदर का मजीद कहना था कि उनकी और सऊदी वली अहद की लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से फ़ोन पर बात हुई है, जिसका मकसद लेबनान और खलीजी रियासतों के माबैन सिफारती बहरान को ख़त्म करना था। फ्रांसीसी सदर ने अपनी रवानगी से कबल सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब और फ्रांस लेबनान के साथ ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली पर काम करना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने उमरकोट में सिंधी सकाफत के हवाले से मुनक़दा कल्चरल डे रैली में शिरकत की है। इस रैली के अख्ताम पर वो खिताब कर रहे हैं। तो आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जब उमरकोट पहुंचा तो मैंने अपने एमएनए लाल माली को कहा कि लाल, जब 2013 में खैबर पुख्तनख्वा में पहली दफा इमरान खान की हुकूमत बनी थी, यही जज्बा और जुनून वहां पे था जो मैं उमरकोट में देख रहा हूं। मैं आप सबका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने 2018 के इंतखाबात में हमारे कायद इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को जो मोहब्बत दी, जो तहरीक इंसाफ के साथ आपकी वालिहाना मोहब्बत है, इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आप सबको आज सिंध के सकाफती दिन के मौका पर भी मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम सब मिलकर जो सिंध की सकाफत के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपने सिंध के लोगों के साथ मिलकर सिंध कल्चर डे मनाया। उस पर भी आपका शुक्रिया। मेरे दोस्तों, मैं आपसे
वफाकी हुकूमत की भी चंद बातें करूंगा, लेकिन मैं सिंध में मौजूद हूं तो जिस तरह मैंने आप लोगों की धरती से मोहब्बत देखी, जो आपकी मेहमान नवाजी देखी, जो आप लोगों का शऊर देखा, लेकिन इसके बावजूद जो एक चीज कि यहां पे कोई सरकार का इदारा, कोई बेमुहकमा अपना काम नहीं करता। आप हमेशा अजरक टोपी का तो नारा लगाते हैं, सिंधी कार्ड तो खेलते हैं, लेकिन अगर कार्ड ही खेलना था तो बड़े बदकिस्मत हो आप लोग कि इन लोगों ने आपको मोहब्बत भी दी थी, लेकिन आपने जवाब में रोटी कपड़ा मकान क्या देते कि रोटी कपड़ा मकान लुट के लगा गए पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, मैंने जो यहां पे एक और चीज सुनी, मैं सेहत तालीम एक के ऊपर बात करूंगा, लेकिन जो मैंने एक और यहां पे अपने दोस्तों से, कारकुनों से और आप सबसे सुना, वो ये कि अब इनका दौर खत्म हो चुका है, लिहाजा आखिरी हरबा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करे, इस पार्टी में शामिल हो, इसके लिए आवाज उठाए, तो उनके ऊपर FIR किए जाते हैं, उनको थानों में डाला जाता है। तो सुनिए मेरे दोस्तों, सुनिए कि एक बच्चा था, वो एक वली के पास गया, फलसफी के पास गया, उसको कहा कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे मैं ज्यादा देर तक हुकूमत कर सकूं। तो फलसफी ने कहा कि एक ऐसा काम करो, लोगों के लिए कुछ करो कि लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए। तो बच्चा कहता है कि मोहब्बत नहीं, नफरत करते हैं, कोई और तरीका बताओ। तो वो कहता है कि फिर इन लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू करो, डराओ उनको। तो वो कहते हैं कि आप डरते भी नहीं है। तो फलसफी बादशाह को कहते हैं कि खुद भागो वरना जूते मार के लोग भगाएंगे। तो मैं सिंध में मेरे दोस्तों आपकी तालियों का गूंज बताएगा। मैं इन लोगों को कहता हूं, जरदारों को कहता हूं, खुद भागो वरना लोग जूते मार के आपको भगाएंगे। और क्यों? और क्यों? क्या आपका तो पता नहीं नस्ल दर नस्ल हुकूमत चल रही है, 3 नस्लों से सिंध में आपकी हुकूमत है। एक बच्चा आया, उसका बाहर आपके पैसे पे पड़ रहा था, उसको पर्ची तमाई, एक दिन सामने आया कि ये वसीयत है, ये पर्ची है, कल से मैं लीडर हूं। भाई मजाक है क्या? मजाक है? पर्ची लहरा के आप कहते हो कि ये सिंध के लोगों के ऊपर मैं मजीद हुक्मरानी करूंगा। तो सिंध के लोग सवाल करते हैं कि क्यों आज मेरे सिंध के 70% से ज्यादा लोगों को जहरीला पानी पीने के लिए मिलता है, जिनको मिलता है वहां पे जानवर और इंसान एक तालाब में पानी उनको मुयस्सर है। मैं और सवाल करता हूं कि आप यहां पे सिंध में 5000 मजीद स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं वहां पे? हम देख रहे हैं कि सिंध के स्कूलों में या तो भेड़ बकरियां बांधी है, या तो भेड़ बकरियां बांधी है, या उसके बाद वहां पे उस्ताद नहीं होता, लोगों को आपने तालीम से महरूम कर दिया। और अब सेहत की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, सेहत का भी सुन लिए। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत में सिर्फ 3 साल हुए थे, 3 साल हुए थे हमारी हुकूमत को कि खैबर पख्तूनख्वा में हर शहरी के लिए मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत। आप सब मेरी तरह आम तबके के लोग होंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं, बल्कि आप सवाल पूछे कि जब हमारे घराने में कोई बड़ी बीमारी आती है, अल्लाह ना करे, तो सबसे बड़ी फिक्र क्या होती है कि क्या अपने घर की कोई सामान बेचूंगा, किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा, किसी के दरवाजे पे दस्तक दूंगा, किस तरह मैं अपने बच्चों का इलाज करूंगा, किस तरह मैं अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करूंगा, किस तरह मैं अपने बूढ़े बाप का इलाज करूंगा।
इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में सियात इंसाफ कार्ड लेके आए, जिसका मतलब ये कि हर शहरी की जेब में सियात इंसाफ कार्ड पड़ा है। इसका मतलब 10 लाख रुपए तक मुल्क के किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में उनका मुफ्त इलाज हो सकता है। लेकिन सुनिए, क्या सिंध के लोग ये इंसान नहीं? क्या इस सिंध के लोग मुहिब्बे वतन नहीं? क्या इस सिंध के लोग अपनी धरती से प्यार नहीं करते? सबसे ज्यादा करते हैं। तो फिर क्या वजह है कि सियात इंसाफ कार्ड जब इमरान खान वजीर आजम बना, खैबर पख्तूनख्वा में आगाज हुआ, आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, अगले महीने से पंजाब में हो रहा है, लेकिन एक सूबे ने इनकार किया, एक सूबे ने इनकार किया। वो सूबा कौन सा? हुकूमत किसकी? वही मुराद अली शाह जो जरदारी की करप्शन का सहूलतकार बना है, उसने इनकार किया। मेरे दोस्तों, आप उनको बता दो अपने तालियों की गूंज में कि क्या ये आपका हक नहीं है? क्यों इनकार करते हो? सिंध का भी हक है, सिंध को भी सियात इंसाफ कार्ड मिलना चाहिए। मेरे दोस्तों, एक और चीज यहाँ पे पुलिस का तो मैंने बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, हमने पुलिस बदल दिए, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन यहाँ पे कैसे बदल सकते हैं? यहाँ पे कैसे बदल सकते हैं जब उज़ैर बलूच की और इन लोगों की जेटीज हम देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि पुलिस को इस्तेमाल किया गया जरदारी के लिए, शुगर मिलों पे कब्जों के लिए। जब वो अपने लिए शुगर मिल कब्जे करते हैं, वो बिलावल का जो कराची बिलावल हाउस है, लोगों की जमीन पे कब्जे कर दिए गए। किसके थ्रू हुए? उज़ैर बलोच अपनी जेटी में कहता है कि मैंने फरियाल तारपुर हुक्म देती है, आदि कहते हैं ना, वो हुक्म देती है, वहां पे पुलिस मोबाइल आते हैं, उज़ैर बलोच जैसे मुजरिमों को पाला हुआ है, पुलिस एम्बुलेंस में लोगों को उठाया जाता है, उनको मारा जाता है, और कब्जे किसके लिए? अब्बू जरदारी के लिए, और वो जो उसका पर्ची चेयरमैन है फरजंद जरदारी, उसके लिए। मेरे दोस्तों, इसके बाद एक और चीज, यहां पे आपके साथ ही तर है, तर पार कर में आपको पता है, ये यहां पे बड़ी तकरीरें करते हैं, जमहूरियत के चर्चे करते हैं, बड़े शोर मचाते हैं। एक सवाल ये करे, पहला सवाल ये करे कि क्या जमहूरियत आज सिंध के लोगों को आपने दिया है? क्या यहाँ पे सिंध असेंबली में तो आप अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देते, और थर में हर साल 300 से 400 बच्चे मरते हैं। किस वजह से? भूख से, खुराक पूरा नहीं मिलता उनको, प्यास से, पानी नहीं मिलता। मैं सवाल करता हूं कि आपको तो अपने बच्चों की फिक्र है, उनको खाना नहीं मिलता, खुराक पूरा नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, और आपके बच्चों को आप पूरा सीन हवाले करना चाहते हैं पर्ची पे। क्या ये किसी के बच्चे नहीं है? क्या इन लोगों का हक नहीं है? अगर आपने सिंध की बात करनी है तो आप अवाम की बात करें। और जब हम सवाल करते हैं, मैं आपके सामने वो सवाल रख लेता हूं कि जब भी कौमी असेंबली में ये पर्ची चेयरमैन बात करे और मैं जवाब देने के लिए उठ जाऊं तो 9, 2, 11 हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो आपको 650 अरब से ज्यादा सिंध की सियात के लिए मिला, तो क्या वजह है कि मरीजों को उठाने के लिए स्ट्रेचर नहीं है, उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। क्या मैं सवाल इसका ना करूं? क्या मैं इसका सवाल ना करूं कि आपको जो तालीम के लिए पैसे मिले हैं, वहां पे आप स्कूल बंद कर रहे हैं 5000 के वडेरों ने कब्जे किए हैं, भेड़ बकरी आपने पाली है। क्या मैं इसका सवाल ना करूं? क्या इन लोगों को रोशनी नहीं चाहिए? क्या इन लोगों को तालीम नहीं चाहिए? क्या इनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे पोजीशन पे आ जाए? ये इनके वालिदैन ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप यहाँ पे जालिम बने हो। हर फिरौन के लिए मूसा होता है, और इंशाअल्लाह आपको यहाँ से हम आपकी सियासत का जनाजा सिंध से भी निकालेंगे। मेरे दोस्तों, एक और चीज कि पानी नहीं, सेहत नहीं, तालीम नहीं, एम्बुलेंस नहीं, स्ट्रेचर नहीं, उस्ताद नहीं, भूख से लोग मर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गुर्बत
पाकिस्तान में कहां पे? सिंध में है। जब वो आलमी वबाई कोरोना, उस पर इमरान खान ने कहा कि एक ऐसी पॉलिसी बनानी है कि मैं अपने पाकिस्तानियों को बीमारी और बेरोजगारी दोनों से बचाऊं। लेकिन ये जो जरदारी की करप्शन का सहूलतकार है, जो सिंध का अनिल कपूर बन गया था, मुराद अली शाह, वो आखिर उस कहता था कि बंद कर दो, लोगों को घरों में बंद कर दो। वो फरजंदी जरदारी कहता था कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने राशन का वादा किया। आप सबको भाषण मिला, किसी को भी राशन नहीं मिला। लेकिन जिनको भी पैसे मिले एहसास प्रोग्राम के जरिए 1,60,00,000 खानदानों को इमरान खान ने 12,000 फी खानदान दिया। और सिंध हुकूमत ने क्या किया कि बिलावल की और जरदारी की तस्वीर लगा दी। अभी मेरे दोस्तों, आलमी वबा के बाद दुनिया में एक और मुश्किल आई है कि सप्लाई चेन मुतासिर हुआ है। मतलब ये कि पाकिस्तान जो चीजें इंपोर्ट करता है, दुनिया में आलमी सतह पे महंगाई की एक लहर आई है। लेकिन मैं यहाँ पे आया सिंध आप लोगों के पास, मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इस चीज का कि खैबर पुख्तूनख्वा और पंजाब में आटा कितने का मिलता है? गंदुम 20 किलो का 1100 रुपया, लेकिन आप लोगों को मिलता है 1440 रुपया। तो क्या मैं सवाल ना करूं कि पाकिस्तान से, बाकी पाकिस्तान से 350 रुपया गंदुम आपको क्यों महंगा मिलता है? क्या मैं सवाल ना करूं कि चीनी तो सरप्लस है आपके पास, फिर भी चीनी बाकी पाकिस्तान से आपको 50 रुपए फी किलो क्यों महंगा मिलता है? हालांकि वो फरजंदी जरदारी खुद कहता है कि चीनी उगता है, वो चीनी भी उगाते हैं और वो सही कह रहा है। वो इसलिए कहता कि उसका अबू जरदारी तो वाकई उगाता है। अवाम का क्या हुआ? अवाम ने क्या जुर्म किया है कि 50 रुपए फी किलो उनको आप चीनी भी महंगे बेचते हो? मेरे पाकिस्तानियों, मैं मीडिया से, आज पाकिस्तान के नेशनल मीडिया से आप लोगों का मुकदमा लड़ना चाहता हूं, आप सबकी आवाज बनना चाहता हूं। मैं पूरी पाकिस्तान की मीडिया को कहता हूं, गुजारिश कर सकता हूं, मैं बिलावल की तरह नहीं कि वो कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले। हम मीडिया की इज्जत करते हैं। मैं उनसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि जो हाथ में माइक पकड़ के आप मुख्तलिफ जगहों की दौरे करते हैं, इन लोगों की ख्वाहिश है कि सिंध का भी एक दौरा कर दे तमाम मीडिया। इस तरह है, आप सब चाहते हैं? आप सब हाथ उठा के सब कह दे, चाहते हैं आप? तो ये मीडिया को ये मनाजिर दिखाए। मैं कैमरे को भी कहता हूं कि ये मनाजिर दिखाए। इन लोगों का मुतालबा क्या है कि आप सब जगहों पे बात करना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है कि हम क्यों जानवरों के साथ एक तालाब से पानी पिए? हमारे अस्पतालों में क्यों डॉक्टर ना हो, दवाई ना हो? हमारे बच्चों की तालीम के लिए स्कूल क्यों बेंच और बकरियों के लिए बंद कर दिए जाए? क्या वजह है कि यहाँ पे कोई भी आवाज उठाए? किसी की भी थोड़ी सी जमीन है तो जरदारी माफिया उस पर कब्जा करने के लिए पुलिस भेजे, पुलिस मोबाइलों में लोगों को उठाए जाए। एक विजिट आप सब सिंध का करे, सिंध के लोगों से मिले, उनका हाल पूछे। ये उनका भी मुल्क है, ये मीडिया उनका भी है, इनका भी हक बनता है। मेरे दोस्तों, और मेरा तो आपसे वादा है, मेरे सिंध के गैरतमंद लोगों, जो आप लोगों ने मोहब्बत दी है, वादा आपके साथ ये है कि इंशाअल्लाह हर जगह पे आपका वकील बन के इंशाअल्लाह आपका मुकदमा लड़ूंगा, आपकी बात करूंगा। अब मैं आज जो हमने यहाँ पे सड़कों के मंसूबे, हमारे यहाँ पे MNA साहब जयप्रकाश, अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख और हमारे दोस्त, मेरे बड़े बहुत प्यारे दोस्त जिन्होंने 8 साल मेरे साथ पार्लियामेंट में गुजारे, लाल माली, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये एक सड़क आपकी मुकम्मल हो गई, 2 नए सड़कों के मंसूबे का आज हमने इफ्तिताह किया, आगाज कर दिया।
اور میں لال مالی کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ ان کے لیے وہاں بھی آواز اٹھاتے عمر کوٹ کے لوگوں کے لیے، تو میں نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں بھی ان کا نمائندہ بن کے آپ کے ساتھ ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا، اور آپ نے اور انشاءاللہ پرائم منسٹر کو بھی میں بتاؤں گا، جو محبت میں پھر ریپیٹ کر دوں، آپ لوگوں نے جس انداز سے استقبال کیا، جو آپ لوگوں نے ریلی نکالی، جو آج یہاں پہ آپ سارے جمع ہوئے، تو انشاءاللہ وفاقی حکومت اپنی کوشش کرے گی، ہم اسی طرح کام جاری رکھیں گے، لیکن آپ سب نے ضرور ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر باقی صوبے مفت علاج کے لیے ہر شہری کے لیے 10 لاکھ روپے کا صحت انصاف کارڈ منظور کرتے ہیں تو سندھ حکومت اس میں کیوں رکاوٹ ہے؟ اور میں نے مہنگائی کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ یہاں پہ کیوں آٹا اور چینی مہنگی ہے، لیکن ایک اور بھی سنیے، ظلم کی داستان کی ختم نہیں ہوتی کہ ابھی عمران خان نے کل سے ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں مہنگائی آئی ہے تو ہم آٹا، گندم، دالیں، گھی، اس کے اوپر سبسڈی دیں۔ مطلب جب آپ کریانے کی دکان پہ جائے اور کوئی چیز خریدے تو 30% اس میں سے حکومت پاکستان ادا کرے، حکومت ادا کرے۔ ہم نے اس پروگرام کا آغاز کر دیا، اس میں 60 اور 40% صوبہ اور وفاق کا شیئر ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ بالکل ٹھیک، آزاد کشمیر نے کہا کہ ٹھیک، بلوچستان نے کہا کہ ٹھیک، پنجاب نے کہا کہ ٹھیک، گلگت بلتستان نے کہا کہ ٹھیک، پھر ہم چوروں کے پاس پہنچے اور سندھ کی حکومت نے کہا کہ نہیں ہوگا، کہ نہیں ہوگا۔ ارے آپ لوگ اٹھو، ان کو بتاؤ کہ جو پیسے آتے ہیں یہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے لیے نہیں آتے، یہ جو فالودے والا، سموسے والا، پکوڑے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے برآمد ہو رہے ہیں، یہ آپ کا پیسہ ہے، سندھ کا پیسہ ہے، سندھ کے لوگوں کا پیسہ ہے۔ تو صحت انصاف کارڈ بھی نہیں دینا، احساس سبسڈی میں بھی شامل نہیں ہونا، چیزیں بھی سستی نہیں کرنی، ایجوکیشن بھی نہیں دینی، صحت بھی نہیں دینی، تعلیم بھی نہیں دینی، پانی بھی نہیں دینا، ظلم کرتے رہنا ہے، تو کیا یہ آپ کے ابے کا گھر ہے کہ آپ ہمیشہ یہاں پہ رہو گے؟ ظلم ایک حد تک چل سکتی ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ کسی نہ کسی کو بیچتا ہے۔ ان کے ظلم کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ سے بڑی تفصیلی بات کی، لمبی بات کی، میں انہی کلمات پہ آپ سے اب اجازت چاہوں گا میرے دوستوں کہ آپ نے بھی اپنے ہمارے دوست لال مالی کے شانہ بشانہ اسی طرح کھڑے رہنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، عمران خان کی پارٹی کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اور جو یہاں پہ کبھی کبھار ہمارے ورکر اطلاع دیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے کسی ورکر کو، کسی سپورٹر کو، انہوں نے عوام کو کسی کے اوپر ظلم کیا تو آپ لوگوں نے لال مالی کے ذریعے ہمیں بتانا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اسمبلی میں ویسے اٹھتا ہوں تو زرداری کا بیٹا بات جاتا ہے، آپ کا مقدمہ لڑوں گا تو اسمبلی بھی نہیں آئے گا، سندھ چھوڑ دے گا۔ میرے دوستو، آپ نے اسی طرح ساتھ دینا ہے۔ میرے اپنے ورکرز کو، سپورٹرز کو، عوام کو بتانا چاہتا ہوں، لال مالی کو میں نے کہہ دیا ہے کہ 3 سڑکوں کا جو آپ نے دیا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ ٹیمیں بھیجی تھی کہ کوئی ہمارے شہر، کیونکہ شہر کی جو سڑک ہوتی ہے وہ صوبائی کو جو چیز بھی خراب ہوتی ہے انہی کی حکومت کی ہوتی ہے، عجیب کہانی ہے۔ باقی سڑکیں تو ہم بنا رہے ہیں پیچھے، لیکن یہ جو CNW کی آتی ہے، صوبائی حکومت کی آتی ہے، ان سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت سے یہ نہیں بنتی اور یہ پیسہ بھی آپ کا کہ زرداری کے اکاؤنٹ میں جمع کر چکی ہو تو یہ وفاق کو دے دو، ہم بنا کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اجازت چاہوں گا، لیکن دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، عمر کوٹ کے لوگوں نے جس والہانہ محبت پرائم منسٹر عمران خان ان کے کارکنان سے آج اس کا اظہار کیا، آپ لوگوں نے دل جیت لیے، اور آپ لوگوں کے ذریعے
मैं पूरे सिंध को बताना चाहता हूं कि जो उमरकोट से जिस जज्बे का जुनून का आगाज हुआ है, इंशाअल्लाह पूरी सिंध जाएंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, लाड़काना भी जाएंगे और सिंध के लोगों के साथ रिश्ता मजीद मजबूत करेंगे, क्योंकि मेरा भी पहाड़ी इलाके से ताल्लुक है। बड़ी यहाँ पे गैरत की, हमने मोहब्बत की, जज्बे की बात की। मेरा भी पहाड़ी इलाके से ताल्लुक है। एक याद रखिए, हम दोस्ती का जब हाथ बढ़ाते हैं और दोस्ती का हाथ देते हैं तो वो हाथ कट तो सकता है, फिर अलग नहीं हो सकता। मेरे उमरकोट के गैरतमंद लोगों, आज मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं और इंशाअल्लाह इस ताल्लुक को मजबूत रखेंगे। इजाजत चाहूंगा, गर्चे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। कोई भेजे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी चला सकते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान, उमरकोट के गैरतमंद अवाम, उमरकोट के गैरतमंद अवाम, आप सब जिंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध के सकाफती दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिंध के अवाम की वज़ीर आज़म इमरान खान से वालिहाना मोहब्बत ने दिल जीत लिया है। सिंध में रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर अवाम को लूटा गया है। अवाम से वादा करता हूँ कि हर प्लेटफॉर्म पर सिंध के अवाम का वकील बनकर उनका मुकदमा लड़ूंगा। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद उमरकोट में सिंधी सकाफत रैली से खिताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिज़ा की। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।